बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के नए अंदाज, नए स्टूडियो और नई खबरों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों पर नज़र डालेंगे, तबसरे करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी कमेंट्स के ज़रिए शामिल करेंगे, क्योंकि हमने पहली मरतबा डिजिटल मीडिया की दुनिया में अपना प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात होगी, इन्फॉर्मेशन पे बात होगी। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी को टेलीफोन लाइन पर भी लेंगे, उनकी राय भी अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बड़ी अहम खबरें हमारे पास हैं। पनामा की समाअत भी सुप्रीम कोर्ट में जारी है। नईम बुखारी साहब ने भी अपने दलाइल पेश किए और जजेस का मौक़िफ़ भी हमारे पास मौजूद है। तैयबा तशद्दुद केस के हवाले से भी अहम पेशरफ्तें हुई हैं। बहुत से लोगों ने तैयबा के वालिदैन होने का भी क्लेम किया है। पानी का मसला, पाक भारत के दरमियान पानी का मसले पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे और फैक्ट्स आपके सामने लेकर आएंगे। मगर अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं बहुत अहम खबर से करने जा रहा हूँ, जो कि मिसिंग पर्सनस की खबर है। इस वक्त सोशल मीडिया की दुनिया में फेसबुक पे, ट्विटर पे, बिलखुसूस टीवी चैनल्स पर भी और अखबारात में इस वक्त कुछ तस्वीर, वीडियोज़ और आर्टिकल्स गर्दिश कर रहे हैं कि आखिर ये मिसिंग पर्सनस का मसला आखिर है क्या। ये कौन लोग थे जिनको अपने घरों और दफातर से गायब किया गया, कब से इनको गायब किया गया, कब से ये लापता थे और ये लोग किस तरह से मिल सकते हैं। तमाम तफसीलात आपके साथ शामिल करते हैं। 4 बड़े नाम हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। ये वो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो इस वक्त अपने घरों से लापता हैं, गायब हैं और किसी को कोई खबर नहीं कि किसने इनको गायब किया, ये कहाँ पर हैं। सबसे पहले वकास गोराया साहब हैं, आसिम सईद साहब बड़े काबिल नौजवान हैं, अहमद रज़ा नसीर साहब हैं और सलमान हैदर साहब। इनकी भी तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। प्रोफेसर भी थे, लेक्चरर भी थे, बड़े पढ़े लिखे लोग थे। और ये वो सलमान हैदर साहब वो इंसान है जिन्होंने गुमशुदगियों पर अपनी आवाज़ बुलंद की, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहे और अखबारात में भी कंट्रीब्यूशन करते रहे। साइबर सिक्योरिटी NGO के मुताबिक वकास गोराया और आसिम सईद को 4 जनवरी को लापता किया गया, यानी ये 2 लोग 4 जनवरी से गायब हैं और किसी के पास इनका अता पता नहीं। सलमान हैदर 6 जनवरी और अहमद रज़ा नसीर 7 जनवरी से लापता हैं। ये मसला इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा और संगीन मसला है। तमाम पाकिस्तानी इस वक्त ये परेशानी में मुब्तला है कि इन लोगों को क्यों गायब किया गया। अगर हम बात करें आसिम सईद साहब की, तो ये इंतहाई काबिल पाकिस्तानी थे। सिंगापुर की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये अहम ओहदे पर फायज थे और पाकिस्तान आए थे ये इन दिनों अपनी फैमिली से मिलने, मगर इनको दिन दहाड़े कैवलरी ग्राउंड से इनके घर से गायब किया गया। कुछ लोग गाड़ी में, सिविल वर्दी में कुछ लोग मौजूद थे, गाड़ियों पर इनके घर पहुंचे। कैवलरी ग्राउंड में दिन दहाड़ा था, रोशनी थी और उन्होंने क्लेम किया कि उनका ताल्लुक फाइनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी FIA से उनका ताल्लुक है। उन्होंने उनको गाड़ी में बिठाया और उनको गायब कर दिया। ये तफसीलात हम आपके साथ शेयर करें, तमाम तारीख किस किस दिन से ये गायब थे और इस वक्त लोगों में शदीद ये गम गुस्सा भी है और परेशानी भी है कि इन लोगों को किसने और क्यों गायब किया। जैसे ही कोई तफसीलात आएंगी हम आपके साथ ज़रूर अपने लाइव प्रोग्राम में शेयर करेंगे। इनमें से कोई भी बाज़ेयाब अगर करा लिया जाता है तो आपके साथ यहीं से उर्दू पॉइंट के न्यूज़ रूम से मैं ख़बर ज़रूर शामिल करूँगा। बात अब करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। मिलिट्री कोर्ट्स जो 2 साल उनकी मुद्दत थी उसकी अब तारीख एक्सपायर हो चुकी है, यानी मिलिट्री कोर्ट्स अब फ़ाल नहीं रही और उनकी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। मिलिट्री कोर्ट्स की भी तफसीलात शामिल करते हैं। आपको याद होगा कि दिसंबर 2014 में जब पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर जालिमों ने एक जारहाना हमला किया और कई पाकिस्तानी मासूम बच्चों को शहीद किया, उसके बाद सिविल और मिलिट्री क़यादत एक पेज पर आ गए और उन्होंने फैसला किया कि अब कोई सियासतदान नहीं, कोई फ़ौजी नहीं, तमाम पाकिस्तानी एक हैं। तमाम पाकिस्तानियों के लिए, मासूम बच्चों के लिए और जो लोग जो पाकिस्तानी दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं उसके लिए मिलकर लड़ेंगे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई। उसके बाद 6 जनवरी 2015 को आईन पाकिस्तान में 21वीं तरमीम की गई और पाकिस्तान आर्मी एक्ट को भी पार्लियामेंट से मंजूर करवाया गया। जब ये आइन में 21वीं तरमीम हुई और पाकिस्तान आर्मी एक्ट को मंजूर करवाया गया, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स फ़ाल हुए और मिलिट्री कोर्ट्स का जो कोर ऑब्जेक्टिव था, यानी मिलिट्री कोर्ट्स का मकसद ही ये था कि वो सिविल लोग जिन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात आयद हैं, जिनका नाम दहशतगर्द वाक़यात में मुलव्विस है और जो दीगर बैंड आउटफिट्स हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको फंदों पर लटकाया जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे यानी पाबंद सलासल भी उनको किया जाए। तो क्या कारकर्दगी रही मिलिट्री कोर्ट्स की, ये तफसीलात भी आपके साथ शामिल करते हैं। फ़ौजी अदालतों में
74 केसेस सुने गए, 161 मुलजिमों को सजाए मौत सुनाई गई, 12 मुजरिमों को सजाए मौत पर अमल दरामद इनकी कर दी, यानी 12 मुजरिमों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है, 161 को सजाए मौत सुनाई गई है और 113 अफराद को कैद की मुख्तलिफ सजाएं भी सुनाई गई हैं। ये पाकिस्तान आर्मी को बिलखुसूस इसका क्रेडिट जाता है कि किस तरह से सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद ये ऑपरेशन ज़रब अज़ब की कामयाबी थी, दहशत गर्दों का कला कमा किया, मुख्तलिफ जो बैंड आउटफिट्स थे, और रहील शरीफ साहब को इसका बेसिक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने CIA फंडेड, मोसाद फंडेड और रॉ फंडेड जो दहशतगर्द हैं, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारतीय खुफिया एजेंसी के दहशतगर्द जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पैदा कर रहे थे, CIA के जो दहशतगर्द थे, जो मोसाद के दहशतगर्द थे, उनको किस तरह से राहील शरीफ ने और पाकिस्तान आर्मी ने उनको पाकिस्तान से ख़त्म किया। और अब पाकिस्तान की जो अमन व अमान की सूरत हाल है तमाम पाकिस्तानियों के सामने है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात खुशगवार है, मिलिट्री कोर्ट्स को भी इसका क्रेडिट जाता है, ऑपरेशन ज़रब अज़ब को भी इसका क्रेडिट जाता है, और जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बन रहा है दुनिया में 39 ममालिक का, जिसकी सरबराही यानी जिसके कमांडर इन चीफ होंगे जनरल राहील शरीफ, उनको इसकी कमांड सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से दी गई कि उन्होंने पाकिस्तान में अमन को बहाल किया, दहशतगर्दों का किला कमा किया। तो मिलिट्री कोर्ट्स का दौर अच्छा था, दहशतगर्दों को फांसियों पर भी लटकाया गया, पाबंदे सलासल भी किया गया, और अभी भी 161 लोग हैं, 161 लोग हैं जिनको सजाए मौत सुना दी गई है। अब खबर शामिल करते हैं पैनामा केस के हवाले से। अप्रैल में जब पैनामा लीक्स का पेंडोरा बॉक्स खुला और मोज़ैक फोंसेका जो कि लॉ फर्म थी, उसने सियासतदानों पर और मुख्तलिफ दुनिया में लोगों के नाम आए, मुख्तलिफ वज़ीर आज़मों ने इस पर इस्तीफ़े भी दिए, मगर पाकिस्तान में पैनामा लीक्स का मसला, पैनामा लीक्स का तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा। अप्रैल में 2016 में गुज़िश्ता बरस ये मामला चला और अब तक ये मामला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की, पैनामा केस की समाअत जारी है। नईम बुखारी साहब भी अपने दलाइल का इजहार करें। हम अभी गेस्ट को भी लेंगे टेलीफोन लाइन पर, उनकी आरा भी शामिल करेंगे जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं मुख्तलिफ सियासतदानों के जो पैनामा लीक्स के साथ मुंसलिक थे, जिसके इंटरव्यूज़ किए, उनसे भी पूछेंगे कि क्या सन 2017 भी पैनामा का साल होगा। दुनिया में तो पैनामा लीक्स का तूफ़ान थम चुका है, मगर क्या पाकिस्तान में ये 2016 से 2017 तक ये पैनामा लीक्स का तूफ़ान शिफ्ट हो जाएगा। जो जस्टिस अजमत सईद साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बयान दिया है प्रोसीडिंग्स के दौरान, उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान की ने जो कागज़ात जमा करवाए हैं वो नामुकम्मल हैं, यानी जो डॉक्यूमेंटेशन थी सोशल मीडिया पर तो ख़ासी डॉक्यूमेंटेशन की मरीम नवाज शरीफ साहबा ने, और जो सोशल मीडिया टीम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मगर जो जस्टिस साहब हैं उनका ये कहना था कि इनके कागज़ात, इनकी डॉक्यूमेंटेशन नामुकम्मल है। नईम बुखारी भी अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने इस कौम से झूठ बोला है और अब नवाज शरीफ साहब को इसका जवाब देना होगा। टेलीफोन लाइन पर हम अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन उसामा तैयब साहब को, उनके साथ भी हमारा अभी राब्ता होगा, उनकी आरा भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उसामा तैयब साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आवाज़ आ रही है। उसामा तैयब साहब, मोस्ट वेलकम टू उर्दू पॉइंट शो। मुझे ये बताइए कि पैनामा लीक्स का मसला थमने का नाम नहीं ले रहा। 2016 तो ख़त्म हुआ, मगर पैनामा लीक्स का मसला, नया बेंच है, नए जजेज़ हैं, नए वकील हैं। आपको क्या लगता है कि सन 2017 भी पैनामा का साल रहेगा पाकिस्तान में? हेलो जी, हमारा राब्ता उसामा तैयब साहब से मुनक़ता हो गया है, कोई टेक्निकलिटीज़ की वजूहात से ये पेश है। दोबारा प्रोड्यूसर साहब लाइन पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर एंकर पर्सन है उसामा तैयब साहब, बरमला के नाम से अपना प्रोग्राम करते हैं। उनसे जानेंगे कि क्या सन 2017 भी पैनामा का साल रहेगा या ये थमने का कोई। अस्सलाम वालेकुम जी उसामा साहब, आपने मेरा सवाल सुना था? उसामा तैयब साहब, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं की इंटरव्यूज़ भी किए अपने प्रोग्राम बरमला में, तो हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताइए कि सन 2016 तो पैनामा का साल रहा, मगर सन 2017 आ चुका है और अभी भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में जारी है, नया बेंच है, नए वकील हैं। आपको क्या लगता है अपने तजुर्बे के बिना पर कि क्या सन 2017 भी पैनामा का साल रहेगा? अच्छा, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, जहाँ तक पनामा केस की बात है, अदालत में फैसला उसके ऊपर सारा बात को हमें हमारी इजाज़त। थोड़ा सा ज़रा लाउड बोलिएगा। हेलो
जी, हमारा फिर से राब्ता मुनक़ता हो चुका है उसामा तैयब साहब के साथ। इनसे दोबारा इनको लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे। अभी खबर शामिल करते हैं तैयबा तशद्दुद केस के हवाले से। राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया पैनामा लीक्स के हवाले से। अब खबर शामिल करते हैं तैयबा तशद्दुद केस के हवाले से। वो कम सिन मुलाजमा जो कि इस्लामाबाद के एक असर व रसूख वाले यानी कि इन्फ्लुएंशियल घर में मुलाजमा थी, उस पर शदीद तशद्दुद किया गया और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खासी वायरल हुई। आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया इज़ द नेक्स्ट बिग पावर। जो तस्वीर सोशल मीडिया पर आती है फिर वो छपने का नाम नहीं लेती बल्कि छपने का नाम लेती है। और इसी तरह से तैयबा तशद्दुद केस में तैयबा की तस्वीर फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उठाई, अखबारात ने भी शाया की और टॉक शोज़ में जब इस पर गुफ्तगू होने लगी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार ने इसका सुओ मोटो नोटिस लिया, यानी आज खुद नोटिस लिया और तमाम उन्होंने तफ्तीश इस पर जारी करने का हुक्म दिया कि क्या वजूहात थी कि एक जस्टिस की बेगम ने इतनी कम सिन बच्ची पर 10 साल बच्ची पर इतना जुल्म किया, उसकी आंख में चोट लगी, उसका हाथ जला दिया गया, चूल्हे पर उसका हाथ रखा गया। क्या वजह थी कि इतना तशद्दुद करना पड़ा? और मैं ये मुतअद्दिद बार अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ, आज भी इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आपको बताना चाहता हूँ कि आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 25A के मुताबिक 4 साल से लेकर 5 साल से 4-5 साल से लेकर 16 साल के पाकिस्तानी की तालीम की जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पर आयद होती है। मगर लाखों हज़ारों पाकिस्तानी बच्चे ऐसे हैं जो तालीम की बुनियादी ज़रूरत से और हक से महरूम हैं। अगर लोगों के घरों में मजदूरियाँ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और लोग भी ऐसे जालिम और सफाक कि एक झाड़ू गुम होने पर उसका हाथ चूल्हे पर रखा जा रहा है और उसको मारा जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जब ये केस चला मीडिया पे, इसका मीडिया ट्रायल भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पे सुओ मोटो नोटिस भी लिया। उसके बाद से जो मैं आपके साथ अभी खबर शामिल करने लगा हूँ, आप हैरान रह जाएंगे कि बहुत से कपल्स, बहुत से जोड़े आ चुके हैं जिन्होंने ये दावा किया कि हम तैयबा के वालिदैन हैं। एक जोड़ा लिया से सामने आया है, एक टोबा टेक सिंह से सामने आया है, एक फैसलाबाद से सामने आया है और एक जोड़ा जंग से। यानी ये 8 लोग हैं, 4 मर्द और 4 औरतें, और इनका कहना है कि तैयबा हमारी बेटी है, तैयबा हमारी बेटी है। और जो फैसलाबाद से जोड़ा सामने आया था उसने कहा कि हमने जस्टिस साहब को 34,000 रुपये सालाना के एवज़ तैयबा को दे दिया और हम 2 साल से तैयबा से मिले नहीं। जबकि तैयबा के जो उसके जज के घर के इर्द गिर्द जो घर थे, लोग रिहाइश पजीर थे, उनसे सवाल किया मीडिया पर्सन ने, रिपोर्टर्स ने, कि तैयबा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उनका कहना था कि तैयबा को कभी हमने खुश नहीं देखा, तैयबा को खाना नहीं दिया जाता था, तैयबा को सोने के लिए प्रॉपर जगह नहीं थी, तैयबा ज़मीन पर सोती थी और हमेशा मायूस रहती थी। अब इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को होगी, तो जो नतीजा सामने आएगा वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मगर अलमिया ये है कि क्या चाइल्ड लेबर का खात्मा पाकिस्तान से होगा? क्या ये मासूम बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे? क्या ये मासूम बच्चे भी स्कूल जा सकेंगे या लोगों के घरों में ही मजदूरी करते रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं व्यूअर्स पे छोड़ रहा हूँ, ऑडियंस पे छोड़ रहा हूँ, आप भी कमेंट्स करें और अपनी राय का इसमें ज़रूर आप इजहार करें। अब खबर शामिल करते हैं जो मसला पानी का मसला इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। ये बहुत बड़ा मसला है। मोदी सरकार ने तो कोई कसर ना छोड़ी और बार बार पाकिस्तानियों को ये धमकी दी कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। सबसे पहले तो इसकी तफसीलात मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, मगर अब भी मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये पानी का मसला है क्या? पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी का मसला बुनियादी तौर पर क्या है? ये मैं अपने व्यूअर्स को इसकी तारीख में जाके इसकी डिटेल्स तमाम शेयर करना चाहता हूँ। जब बंटवारा हो रहा था बड़े सगीर पाको हिंद का, एक ज़मीन का टुकड़ा था इंडिया और पाकिस्तान, उसको जब काटा गया, पाकिस्तान एक तरफ इंडिया एक तरफ, तो पानी किस तरह बटेगा? ये उस वक्त बहुत बड़ा मसला ये था कि पानी का बंटवारा किस तरह होगा, पंजाब को किस तरह काटा जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो पंजाब आएगा, जिसका माखज़ी पंजाब यानी 5 दरिया पंजाब से गुजरते हैं, तो पंजाब का पानी भारत के पास आएगा या पाकिस्तान के पास? जो सर साइरल रेडक्लिफ थे, जो जज थे जिनके पास ये जिम्मेदारी थी, वो शशोपंज में मुब्तला हो गए कि पानी का ओरिजिन तो पाकिस्तान में है ही नहीं, पानी शुरू भारत से हो रहा है, तो पाकिस्तानियों को किस तरह से दें? इसके बाद बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलहदा, इंडिया अलहदा, और इंडिया ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की। पाकिस्तानी किसानों को भी बहुत मरतबा इससे नुकसान हुआ। 1960 में पाकिस्तान और भारत के माबैन एक मुआहदा तय पाया जिसे सिंध तास मुआहदा भी कहते हैं। इस मुआहदे के तहत तमाम दरियाओं का 3 दरिया पाकिस्तान की तरफ आए, 3 दरिया भारत की तरफ आए और पानी को इस तरह से शेयर किया गया। कुछ अरसे तक तो ये
مسئلہ بالکل ٹھیک طریقے سے چلتا رہا. اس معاہدے کو پاکستان بھی مانتا رہا, بھارت بھی مانتا رہا, مگر مودی سرکار جب سے آئی ہے, مودی نے پاکستان کو دھمکی دینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور گزشتہ کئی دنوں سے وہ اس بات پر بضد ہے کہ پاکستان کا پانی بند کر دیں گے, سندھ طاس معاہدے کو نہیں بند کر دیں گے. وہ ورلڈ بینک جس نے 1960 میں ثالثی کا کردار ادا کیا پاکستان اور بھارت کے مابین, بھارت نے کہا کہ آپ اب ثالثی کا کردار ادا نہ کریں. آج کی جو خبر ہے, پاکستان نے پھر ریکویسٹ کی ہے ورلڈ بینک کو کہ آپ سندھ طاس معاہدے میں ثالثی کا کردار ادا کریں, جو کہ آپ ہاف سینچری سے آدھی آپ کو بہت سال ہو گئے, بہت دہائیاں بیت چکی ہیں سندھ طاس معاہدے کو. اگر آپ اتنے ڈیکیڈ سے, اتنی دہائیوں سے اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, تو آپ بھی ورلڈ بینک اس میں ثالثی کا کردار ادا کرے تاکہ بھارت اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آ سکے. یہ تھیں آج کی اہم خبریں جو میں نے اپنے خصوصی پروگرام میں شامل کیں. طیبہ تشدد کیس تھا, ملٹری کورٹ سے بڑا زبردست کام کیا ملٹری کورٹ نے, اور مسنگ پرسنز کا مسئلہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اس وقت لوگوں کی پریشانی کا مرکز بنا ہوا ہے. سوشل میڈیا پر, ٹی وی چینلز پہ, ہر جگہ لوگ یہ اصرار میں ہیں کہ یہ جو کامیاب اور پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو کیوں اس طرح سے غائب کیا گیا ہے. عاصم سعید صاحب کا اب کس طرح سے ان کا پتہ چلے گا, عاصم سعید صاحب کو کس طرح سے بازیاب کرایا جائے گا. سنگاپور سے پاکستان آئے, اپنے گھر والوں سے ملنے, ایک پڑھے لکھے آدمی تھے, قابل آدمی تھے, فارماسیوٹیکل کمپنی میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے, مگر ان کو پاکستان میں غائب کر دیا گیا. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس پہ میں اپنے پروگرام کا, خصوصی پروگرام کا اینڈ کرتا ہوں. آئی ہوپ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دے سکتے ہیں. رخشان میر کو دیجیے نیوز روم سے اجازت, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.